हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं ऑडिटिंग का थर्ड चैप्टर, जिसमें आज हम प्रैक्टिकलिटी के बेस पे टाइप्स ऑफ ऑडिट के आगे आने वाले नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें 7वां पॉइंट रहेगा कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है? इसमें जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है ना, वो कॉस्ट रिलेटेड अकाउंट्स जो होता है उनको चेक करता है। वो ये देखता है कि जो कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं उनके अंदर सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। जैसे कि जो कॉस्ट ऑडिटर है उससे आशा की जाती है कि वो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और माइनिंग अकाउंट्स जो है कंपनी के, वो चेक करेगा। उसके अंदर कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए हैं उनको मेंटेन करने में, वो सब चीज़ें चेक करेगा। उसके बाद वो क्या करता है कि अगर कोई भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया तो वो मैनेजमेंट को बताता है कि इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया, तुम्हारे कॉस्ट अकाउंट्स में ये कमियां हैं। और वो वैल्यूएबल सजेशंस, अपने सुझाव प्रोवाइड करता है कि तुम्हें इस तरह से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए, जिसकी हेल्प से तुम्हारी पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम आएगी। तो कॉस्ट अकाउंट्स के बेस पे मेनली क्या रहेगा, वो ये सजेशन देता है कि उनकी पर यूनिट कॉस्ट कैसे कम आ सकती है। नेक्स्ट रहेगा मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर क्या होता है, ये ऑडिटर ये देखता है कि मैनेजमेंट जो अपना वर्क कर रही है वो किस हिसाब से कर रही है, वो एफिशिएंटली मेहनत से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर पा रही, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन क्यों जा रही है, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट कम क्यों हो रहे हैं, उस टाइप से वो सब चीज़ें चेक करता है और मैनेजमेंट को बताता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ये है, तुम्हारी ताकत ये है, कमजोरियाँ ये है, तुम्हें इस तरह से अपनी कमजोरियों से जो है बाहर आ सकते हो तुम लोग। वो सब वैल्यूएबल सजेशंस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर। नेक्स्ट रहेगा इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट ऑडिटर जो होता है वो क्या करता है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तरह वर्क करता है और कंपनी के सारे अकाउंट्स को चेक करता है। वो टाइम टू टाइम, डे टू डे एक्टिविटीज़ में ही कंपनी के अकाउंट्स को चेक करता है। उसके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशंस नहीं होती। सिर्फ जो एक अकाउंटेंट है उसको भी एक इंटरनल ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। ये बाकी सभी एम्प्लॉयज़ की तरह फीस चार्ज करता है, मतलब अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बदले में ये सैलरी टाइप लेता है कंपनी से। नेक्स्ट रहेगा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, यानी इंटरनल ऑडिट के उद्देश्य क्या है, क्यों कराती है कंपनी इंटरनल ऑडिट। कंपनी इंटरनल ऑडिट इसलिए कराती है ताकि उसके जो भी मेन प्रिंसिपल्स हैं ऑडिटिंग के, उन सबको जो है एम्प्लॉयज़ कॉन्टीन्यूसली अडॉप्ट करते रहें, किसी भी प्रिंसिपल को छोड़ देना, अकाउंट्स को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो भी काम एम्प्लॉयज़ करते हैं उनको रूटीन में चेक किया जा सके, इसलिए इंटरनल ऑडिट कराई जाती है। नेक्स्ट रहेगा कि ताकि सारे फ्रॉड और एरर को पकड़ा जा सके, ये देखा जा सके कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ये देखा जा सके कि कमियां क्या क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर और उनको ख़त्म किया जा सके। कंपनी के सारे काम स्मूथली और प्लान के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये चेक करने के लिए। एम्प्लॉयज़ के काम पे ध्यान रखने के लिए कि वो किस टाइप से अपना काम कर रहे हैं। और कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो एफिशिएंट है या नहीं है, यानी इस टाइप से बना होना चाहिए कि सभी लोगों को सुविधा हो, सारे आसानी से आ जा सके और कंपनी की कॉस्ट भी कम आए उसको मेंटेन रखने की। नेक्स्ट रहेगा कि मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे से फॉलो किया जाए जो उन्होंने बना रखी है। नेक्स्ट रहेगा कि कंपनी की एसेट्स और अकाउंट्स की प्रोटेक्शन हो सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा कि जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो लिमिट के अंदर किए जाएं, अनलिमिटेड खर्चे ना किए जाएं। जो खर्चे सही है कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है, वही खर्चे किए जाएँ। नेक्स्ट रहेगा कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू और फेयर पिक्चर शो करते हैं, यानी वो सच्चाई के पे बेस्ड हो, कोई भी विंडो ड्रेसिंग ना की गई हो। विंडो ड्रेसिंग यानी कि कोई भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको छुपाने की कोशिश ना की गई हो। इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है कि इंटरनल ऑडिट कराने से कंपनी को क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो ये रहेगा कि कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। एम्प्लॉयज़ को ये होता है कि जो हमारे ऊपर एक पर्सन है जो हमारे सारे काम को चेक करेगा, तो इसलिए वो अपना काम ज़्यादा अच्छे से करते हैं। फ्रॉड और एरर होने के चांसेस कम होते हैं। कंपनी की एसेट्स जो होती है उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है ईजीली। जो खर्चे होते हैं वो लिमिट के अंदर किए जाते हैं, यानी यहाँ पे हमने जो उद्देश्य पढ़े हैं ना वो सारे हम इम्पोर्टेंस के अंदर डाल सकते हैं। एक जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको इंटरनल ऑडिटर का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब लास्ट में साल के एंड में फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं तो फाइनल अकाउंट्स जल्दी बन जाते हैं। इंटरनल ऑडिटिंग की रिपोर्ट के बेस पे फाइनल अकाउंट्स जल्दी बन जाते हैं। टाइम टू टाइम कंपनी की प्रोग्रेस का पता चल जाता है इंटरनल ऑडिट के बेस पे।
नेक्स्ट रहेगा कि कंपनी कितना डेवलप कर रही है या नहीं कर पा रही, उसके रीजंस वगैरह पता चल जाते हैं। इंटरनल ऑडिटर टाइम टू टाइम अपने सजेशंस देता रहता है, ये सब महत्व है इंटरनल ऑडिट के। नेक्स्ट रहेगा क्वालिफिकेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यानी इंटरनल ऑडिटर के पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कितनी पढ़ाई वो क्या होना चाहिए। ऐसा कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ये सब डिपेंड करता है कि कंपनी के सिनेरियो पर और मैनेजमेंट के डिसीजन पर। मैनेजमेंट बताते हैं कि वो इंटरनल ऑडिटर किस क्वालिफिकेशन का पॉइंट करेगी। नेक्स्ट रहेगा रिक्विजाइट्स ऑफ ए एफिशिएंट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, यानी जिस कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उसकी क्या शर्तें हैं, उसके अंदर जो स्टाफ है उनके पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए। फर्स्ट रहेगा एडिक्वेट एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ, यानी जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ होना चाहिए और कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि वो इस लायक होना चाहिए कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सके, उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट रहेगा सफिशिएंट फ्रीडम, यानी कि जो इंटरनल ऑडिटर है उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके उसके अंदर जो कमियां हैं उसको इजीली बता सके, उसके ऊपर किसी का अननेसेसरी बर्डन नहीं होना चाहिए लाइक मैनेजमेंट का, कि जो मैनेजमेंट बोल दे वही उसे अपनी रिपोर्ट में शो करना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट रहेगा फ्रीडम टू प्लान, यानी कि इंटरनल ऑडिटर के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अच्छे से प्लानिंग कर सके, उसके प्लान के बीच में कोई आए ना, कोई उसके ऊपर अननेसेसरी बर्डन क्रिएट ना करे कि तुम इस टाइप से प्लान करो, ये वर्क करो। मैनेजमेंट का या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए इंटरनल ऑडिटर को प्लानिंग करने की। देन फ्रीडम टू रिपोर्ट, यानी कि वो जो ऑडिटिंग करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर वो सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन उसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का या मैनेजमेंट का कोई बर्डन नहीं होना चाहिए कि तुम्हें रिपोर्ट में ये चीज़ शो करनी है। उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए इंटरनल ऑडिटर्स को कि जो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किया उसी के बेस पे वो अपनी रिपोर्ट दे। नेक्स्ट रहेगा फ्रीडम रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ ड्यूटी, इंटरनल ऑडिटर के पास जो है फ्रीडम होनी चाहिए कि वो ड्यूटी को डिवाइड कर सके। जैसे डिपार्टमेंट के अंदर, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट वो होंगे, डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, तो जो इंटरनल ऑडिटर है उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने स्टाफ को इजीली काम डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसमें भी मैनेजमेंट का या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, इंटरनल ऑडिटर अपने हिसाब से काम करे, उसके पास ये सारी फ्रीडम होनी चाहिए। नेक्स्ट रहेगा प्रोसीजर ऑफ इंटरनल ऑडिट, यानी इंटरनल ऑडिट करने के प्रोसीजर क्या है, किस तरह से इंटरनल ऑडिटिंग की जाती है। सबसे पहले इंटरनल ऑडिटर को ये क्लियर होना चाहिए कि उसे किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्या चीज़ कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसे चेक करना है। सेकेंडली उसे पता होना चाहिए किन टेक्निक्स को, प्रोसीजर्स को उसे अडॉप्ट करना है जिसके बेस पे वो चेकिंग करेगा। थर्डली उसे कुछ ट्रांजैक्शंस, जैसे कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाती है एक महीने की भी, तो उसे कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस को चूज़ करना चाहिए जो बाकी सारी ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सके। फिर उसे उन ट्रांजैक्शंस को अच्छे से चेक करना चाहिए, डीपली चेक करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स के बेस पे, रिसिप्ट के बेस पे अच्छे से चेक करना चाहिए। देन उसे जो मेन एरर्स हैं, जो गलतियां हैं, जो फ्रॉड किए गए हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए और लास्ट में एक रिपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए मैनेजमेंट को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसके बेस पर उन्हें पता चल सके कि उनकी कंपनी किस पोजीशन पे है। उसके बाद इंटरनल ऑडिटर जो अपने वैल्यूएबल सजेशंस भी मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर सकता है कि वो किस तरह से एरर्स से बच सकते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट रहेगा एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट, यानी इंटरनल ऑडिट का फ़ायदा क्या है। फर्स्ट पॉइंट रहेगा पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, कि कंपनी की मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स बनाया है उससे ताकि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ अडॉप्ट करें, इसके लिए इंटरनल ऑडिटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर होगा तो एम्प्लॉयज़ को ये लगेगा कि उनके ऊपर एक पर्सन है जो उनके काम को चेक करेगा, इसलिए उन्हें पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड रहेगा प्लानिंग, कि प्लानिंग करना ईजी हो जाता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रोसीजर्स का पता चल जाता है ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो। सारे लोग क्या करते हैं, प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं, इससे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है इंटरनल ऑडिटर के बेस पे। नेक्स्ट रहेगा कि जैसे कंपनी की कॉन्टीन्यूस चेकिंग होती रहती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो फ्रॉड और एरर कम से कम मिलते हैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। फोर्थ पॉइंट रहेगा कैपिटल इरोजन, यानी कैपिटल इरोजन से बचा जा सकता है कि अगर कंपनी की कैपिटल बहुत गलत चीज़ों में, गलत खर्चों में यूज़ हो रही है तो इंटरनल ऑडिटर उस चीज़ को बचा सकता है, क्योंकि वो चेकिंग करता रहता है कि कंपनी की कैपिटल कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। अगर गलत जगह पे कंपनी की कैपिटल यूज़ हो रही है तो वो मैनेजमेंट को अलर्ट कर देते हैं इंटरनल ऑडिटर। नेक्स्ट रहेगा इंटरनल कंट्रोल में हेल्पफुल है, यानी कि अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है कंपनी के डिफरेंट रिसोर्सेज को इंटरनल ऑडिट करा के। नेक्स्ट रहेगा कि सजेशंस, ऑडिटर के टाइम टू टाइम सजेशंस मिलते रहता है तो कंपनी के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के नुकसान क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ या जो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किए गए हैं वो कंपनी से डिससेटिस्फाइड यानी संतुष्ट नहीं है, कंपनी से खुश नहीं है, तो वो अपनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे कंपनी को। इससे कंपनी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी को तो ये लगेगा कि उन्होंने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर रखे हैं, कोई भी कमी होगी तो वो बता देंगे, लेकिन ऑडिटर अच्छे से काम ही नहीं करेगा क्योंकि वो संतुष्टि नहीं है। इससे कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। सेकेंड पॉइंट रहेगा कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया है तो उसे अलग से ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। इसे सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ही अफोर्ड कर सकते हैं, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अब जैसे कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है तो इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब होती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसा इंटरनल ऑडिटर को देना पड़ता है, इसलिए भी नेगेटिव इफेक्ट आता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि इंटरनल ऑडिटर की कुछ क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग कुछ क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन कंपनीज उस क्वालिफिकेशन को नहीं देखती, वो अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि इंटरनल ऑडिटर जो होता है ना, वो कंपनी के मैनेजमेंट से किसी ना किसी तरह से इफेक्टेड होता ही है, उसके पास टोटली फ्रीडम नहीं होती। हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है। ये एक टाइप से सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये इसको पूरी फ्रीडम होती है, ये कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंडिपेंडेंटली चेक करता है, कंपनी के किसी भी एम्प्लॉयज़ या मैनेजमेंट से इफेक्टेड नहीं होता है, ये फ्री होता है अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ये अपनी सर्विसेज देने के लिए कंपनी से फीस चार्ज करता है और लास्ट में एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की असली पोजीशन शो की जाती है। उसके बाद जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो मैनेजमेंट को सजेशंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सुधार सकते हैं, कंपनी की कमियां क्या है और कंपनी के पास स्ट्रेंथ क्या क्या है, ताकत क्या क्या है, जिससे कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को ज़्यादा आगे बढ़ा सकती है, अपने काम का दायरा बड़ा कर सकती है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है और मोस्टली कंपनीज एक्सटर्नल ऑडिटर को ही अपॉइंट करती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है मोरल इफेक्ट पड़ता है कि उनके काम को एक इंडिपेंडेंट पर्सन चेक करेगा जो किसी से भी इफेक्टेड नहीं होगा और वो एक रियल रिपोर्ट प्रोवाइड करके जाएगा। इसलिए एम्प्लॉयज़ जो है वो डरे हुए रहते हैं और अपने काम को अच्छे से करते हैं कि अगर हमने कोई फ्रॉड करने की कोशिश की तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा वो हमारे काम को पकड़ लेगा और वो अपनी रिपोर्ट के अंदर शो कर देगा कि भी इस पर्सन ने ठीक से काम नहीं किया, और इससे उनकी जो मैनेजमेंट उन्हें कंपनी से निकाल भी सकते हैं। इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर के बेस पे एम्प्लॉयज़ भी अच्छे से वर्क करते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट भी अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी रियल पोजीशन रिपोर्ट के अंदर शो की जाएगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है रियल पोजीशन पता चलेगी कंपनी की। इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर जब अपॉइंट किया जाता है तो सभी वर्कर्स भी, मैनेजमेंट भी, सब अच्छे से वर्क करते हैं। तो आज यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर टाइप्स ऑफ ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने इसकी पिछली वीडियोस ना देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लेना। आई होप आप सभी को थर्ड चैप्टर समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।